अब कोई मत देखो भाई रॉयल रंबल, तुम्हारा भाई रोहित बताने वाला है तुम्हें अभी इसी वक्त कि मेंस रॉयल रंबल मैच को कौन जीतने वाला है। और वो आप जान सकते हो इस ग्राफिक से, जहां पे आप देख सकते हो भाई जिस भी बंदे ने रोमन रेंस को एलिमिनेट किया है, जब रोमन रेंस ने लास्ट जितने भी टाइम में रॉयल रंबल में एंटर किया है, वही वो बंदा बनता है जो कि रॉयल रंबल जीतता है। 2014 में बटिस्टा, 2015 में तो खुद ही विनर थे, 16 में ट्रिपल एच, उसके बाद 17 में रैंडी ओटन, 18 में नाकामूरा, 19 में वो थे नहीं, 20 में जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने एलिमिनेट किया था, और उसके बाद से तो रोमन रेंस ने रॉयल रंबल में एंट्री करी ही नहीं है। और भाई मतलब इससे भी पता चलता है कि रोमन रेंस अगर रॉयल रंबल में है तो इसको कंसिडर करते हुए तो तभी सारे लोग रोमन रेंस को टारगेट भी बना रहे हैं, भैया इसको निकाल देंगे पहले। और सबसे जो खास टारगेट है वो तो लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस से जिस तरीके से वो रोमन रेंस के पीछे पड़े हैं, इस बार देखते हैं क्या ये चीज हो पाती है फिर नहीं। अगर रोमन रेंस खुद जीत गए तो वो अलग बात है, बाकी जिस बंदे ने एलिमिनेट किया फिर उसका चांस ज्यादा बन जाता है। तो स्टैट्स के हिसाब से तो रॉयल रंबल बाद में जीतो, पहले रोमन रेंस को एलिमिनेट करो। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 612 में। और एक बड़ी अनाउंसमेंट WWE ने कर दी है। जैसे कि आपको पता है WWE ओवरसीज बहुत ज़्यादा जाने लगी है, लेकिन इससे पहले ये बताता हूँ आपका फेवरेट रिमाइंडर, आज चैनल पर दूसरी वीडियो आने वाली है 8 बजे के आसपास, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसे। मस्त अपना पॉपकॉर्न लेके बैठना क्योंकि कुछ मस्त बातें होने वाली है वहाँ पे। बता ही देता हूँ रॉयल रंबल की एंट्री प्रिडिक्शन को लेकर, और ये सिर्फ एंट्री प्रिडिक्शन नहीं, बाकी ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, वो आपको सीधा जो रात वाली वीडियो उसके अंदर पता चल जाएगा। ये जो प्रीमियम लाइव इवेंट है जिसके मैं फ्रांस की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लैश इन पेरिस है। तो क्लैश एट द कैसल यही नाम था ना, क्लैश इन द, हाँ क्लैश एट द कैसल के नेम को अब चेंज कर दिया क्योंकि पेरिस में हो रहा है तो इसको पेरिस वाला नाम दे दिया गया है। फ्रांस में ये होने जा रहा है, और जिस तरीके से ऑब्वियसली WWE भी ट्रैक कर रही है, फ्रांस में जाके उनको PLE के अंदर सपोर्ट मिलता है, अपने शोज़ के अंदर सपोर्ट मिलता है। डेट इसकी होगी अगस्त 2025 ऑब्वियसली, और 31 तारीख को ये होगा। समर स्लैम के आसपास थोड़ी WWE ने इसको रखा हुआ है। अब देखते हैं इसके अराउंड WWE कैसे शो को हैवीली बुक करती है, क्योंकि हमको पता है कि जब WWE बाहर जाती है तो थोड़ा सा अपने फॉर्मेट में भी चेंज करते थे। WWE की स्टोर लाइन में तो देखो ड्रामा चलता ही रहता है। आज का WWE जो सोशल मीडिया पर कर रही है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। और आज से नहीं, पिछले 1-2 साल से WWE ने थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। तो ये पिछले साल की रॉयल रंबल को दिखा दिया उन्होंने, 2-4 सुपरस्टार्स को, ड्रू मैकिंटायर, CM पंक, डोमिनिक कार्लिटो यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है ना, जहाँ पे CM पंक का ट्राइसेप फट गया था, तो CM पंक तो कह रहे हैं भैया एक इतना बड़ा गड्ढा उनके हाथ में हो गया था, लिटरली वो उसे फील कर सकते थे। और ड्रू मैकिंटायर कह रहे हैं ये पीक था, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। डोमिनिक मिस्टीरियो अलग CM पंक की छिल रहे हैं, कह रहे हैं बंदा 35 साल के बाद आया है। 35 साल के बाद आया, थोड़े साल तुमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया भाई, वो 10 साल के बाद आया था। इसके बाद क्या हुआ ना, ये इस ऑब्वियसली क्योंकि CM पंक, ड्रू मैकिंटायर दोनों हैं इसके अंदर, तो इन्होंने उसको अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर किया। सबसे पहले CM पंक ने क्या शेयर किया, वो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर की फोटो के आगे क्लाउन लगा देते हैं। तो लोग कह रहे हैं अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या काम कर दिया CM पंक ने। लेकिन तब तक जब तक उन्होंने ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी नहीं देखी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने CM पंक के मुंह पे ये पॉटी वाली जो फोटो है, जो इमोजी है, उसको लगा दिया। तो देख रहे हो ये स्टोरी लाइन से तो अब खत्म हो चुके हैं। और मैंने बोला भी था भाई, मैं बता देता हूँ ना पहले से, मैंने कहा था ड्रू मैकिंटायर CM पंक की जो फ्यूड है ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती, भले ही इनकी फ्यूड स्टोरी लाइन के अंदर खत्म हो गई है, वैसे हमेशा ही कंटिन्यू रहने वाली है। और इसीलिए ना CM पंक के जहन से नाम जा पाता है ड्रू मैकिंटायर का, और ना ड्रू मैकिंटायर के जहन से CM पंक का। वैसे ड्रू मैकिंटायर तो भतेरे नेम लेके घूम रहे हैं, रात को नींद अच्छी आ पाती होगी ड्रू मैकिंटायर को, लग रहा है थोड़ा सा अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, इसीलिए वो थोड़ा सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं कि बंदे को थोड़ा तो आराम आ जाए। कल रॉ से हमको पता चल ही गया था WWE 2K25 के जो कवर स्टार हैं वो रोमन रेंस है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं, जैसे ये ब्लड लाइन एडिशन वाला जो है पैक भी ले सकते हैं जिसको भी लेना हो, ये सबसे ज़्यादा प्राइस कॉस्ट करता है। और उसके बाद एक डेडमेंट वाला भी है। इस पर रोमन रेंस का रिएक्शन भी है, देखो कह रहे हैं जहाँ भी मैं जाता हूँ अपनी पूरी फैमिली, अपनी ब्लड लाइन को लेके जाता हूँ। सैमी ज़ेन यहाँ पे अलग दिख रहे हैं ना कि यार ये बंदा ब्लड लाइन, वही है, लोग हमेशा फिर से वही कन्वर्सेशन शुरू करते हैं कि अरे सैमी ज़ेन कैसे आ गया। अभी इस पर ड्रू मैकिंटायर ने कुछ रिस्पॉन्ड किया, लेकिन पहले आपको दूसरे रिएक्शंस दिखा देता हूँ। ये ऊसोस ने भी पोस्ट किया ब्लेस्ड, और अब ऐसा नहीं लगता ऊसोस किसने किया होगा, जे ने किया होगा या जिमी ने किया होगा, क्योंकि अब तो दोनों फिर से साथ में आ चुके हैं। टामा टोंगा ने भी रिएक्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी ब्लड लाइन के ही हैं। इमोजी का सिलेक्शन थोड़ा सा मुझे वियर्ड लग रहा है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का क्या कमाल का जवाब था इसके ऊपर। किसी ने ट्वीट किया और वो पूछते हैं कि सैमी ज़ेन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ड्रू मैकिंटायर ने वो फोटो पोस्ट की है जहाँ पे पोलर बियर है, और आपको पता ही हमेशा ठंडी जगह पर रहता, तो एक कुछ अलग जगह पे दिख गया,
तो ड्रू मैकिंटायर ये कह रहा है कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ब्लड लाइन से तो इसको प्रॉब्लम है ही, लेकिन सैमी ज़ेन के ब्लड लाइन में होने से भी प्रॉब्लम है। कल मंडे नाइट रॉ में जे उसो को हमने देखा था, बंदा आया रॉयल रंबल के अंदर, उसने जो अपनी एंट्री है उसको अनाउंस कर दिया, लेकिन वो पता है एक बहुत लेट चेंज था जो कि WWE ने किया था। ओरिजिनली जे उसो वहां पर होने भी नहीं वाले थे, लेकिन बाद में WWE ने उस चीज को मंडे नाइट रॉ पर ऐड कर दिया। और विंस रूसो ने ना, जो कि फॉर्मर रह चुके हैं WWE के क्रिएटिव हेड राइटर, उन्होंने एक बात बोली, आप बताना आप इससे अग्री करोगे या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टेक हो सकता है किसी का भी। उन्होंने ये बोला कि जो जे उसो हैं किसी को फर्क नहीं पड़ रहा भाई ज्यादा, जितना जो लोग वहां क्राउड में अरीना में बैठे हैं वही खुश होते हैं जे उसो की एंट्रेंस देख के। बाकी जो लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर वो तो यही वेट कर रहे हैं, अच्छा ये बंदा कब अपनी एंट्रेंस खत्म करे और कब ये रिंग के अंदर आए, क्योंकि सिर्फ उस एंट्रेंस से तो काम नहीं चलने वाला। आप बताना, आप ऐसा सोचते हो क्या? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन बाद में थोड़ा सा दम तो लगा मुझे कि अगर मैं हर बारी ऐसी एंट्रेंस अच्छी देखते रहूंगा तो कितना ही मैं अप्रिशिएट कर लूंगा इस चीज को, क्योंकि जब वो हर हफ्ते हो रही है एट द एंड तो फिर वो मैटर करेगा ना कि जे उसो क्या कर रहे हैं। तो अभी के हिसाब से तो मैं इतना अग्री नहीं करूंगा, बट हाँ शायद आगे जाके हो सकती है, लेकिन अभी तो मैं ऐसा नहीं करता भाई कि जे उसो आ गया तो भैया यार इसकी एंट्रेंस को तो चलो मैं अपना दूसरा काम कर, ऐसा तो नहीं है, बट हो सकता है आगे। और भाई WWE का फॉर्मर है राइटर, तो दम तो है बात में। आप अपना ओपिनियन बताना मुझे। कल मंडे नाइट रॉ में भाई जेडी मैकडोना के साथ भी कुछ खतरनाक सी चीज हो गई थी, वो स्पॉट तो हमने देखा ही था, वो जो अनाउंसर डेस्क पर जोर से लगे थे। अब उसके बाद यही कंसर्न था कि जेडी मैकडोना के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि एक फोटो भी मैंने उनकी ट्विटर पे देखी कि वो बैक स्टेज तो चले गए किसी तरीके से, लेकिन जैसे ही वो कैमरा से हटते हैं तो भाई वो गिर पड़े वहां पे। और अब ऐसा दिखता है किसी सुपरस्टार के लिए, तो भाई ये बहुत ज्यादा डरावना तो लगता है। लेकिन भाई मैं आपको बता सकता हूँ कि ज्यादा अब मतलब टेंशन वाली बात इतनी कोई नहीं है, जो भी है सही हाथों में ही है। जेडी मैकडोना, WWE की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। ये ट्वीट करके उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो वो थैंक यू करते हैं उन सारे लोगों को जो कंसर्न थे। और भाई देखो इस पर 75,000 लाइक्स है। इस टाइम पे मुझे कम्युनिटी बहुत अच्छी लगती है कि चलो भाई हमेशा तो सबका चिंदीपना, किसी को गालियां बकना वो सभी रहता है ट्विटर पे, लेकिन ऐसे मौकों पर फिर सारे लोग साथ में आ जाते हैं और लगता है कि हाँ भैया सारे लोग इंसान ही है। वो बताते हैं कि उनकी जो रिब्स हैं वो टूट चुकी हैं, पंक्चर्ड लंग। ये सुन के भाई मेरे तो दिल में कुछ कुछ हो गया सीधा ही, मतलब ऐसा डर सा लगा। बट वो कह रहे हैं कि कुछ टाइम उनको लगेगा, चीज़ और बुरी हो सकती थी लेकिन सब कुछ सही है। तो ये जेडी मैकडोना ने खुशखबरी दे दी है। इसको वैसे बुरी तो लगी लेकिन चलो ठीक है, रिकवरी हो जाएगी। अब इससे बढ़िया बात ये हो जाती है कि लोग याद रखते हैं कि इस बंदे ने इस तरीके से अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। तो WWE उनके रिटर्न पर थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा पुश भी कर सकती है, क्योंकि लोग आई थिंक इन्वेस्ट तो होंगे जेडी मैकडोना में, क्योंकि बंदा टैलेंटेड तो है। देखो हाँ स्टोरी लाइन वो उसको मिल गई तो ठीक है, वैसे भी उससे पहले भी कुछ नहीं हो रहा था। तो देखते हैं वापस आके क्या करेगी WWE। मैं तो कंफ्यूज हूं यार। देखो मैं आपको रोज आके बातें बताता हूँ, कोई मुझे बताओ कि मैं क्या समझूं इस चीज को। लोगन पॉल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस फोटो को पोस्ट किया है जहां पे वो अपने भैया जेक पॉल के सामने आमने सामने ही खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दोनों अब लड़ने वाले हैं। और लिखा है द मूवमेंट यू हैव वेटेड फॉर अ डेकेड, और मार्च 27 को स्ट्रीम ऑन मैक्स करके उन्होंने टैग किया। तो क्या ये किसी बॉक्सिंग मैच फाइट की बात हो रही है जो कि 27 मार्च को होगी? अचानक से फाइट क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ खास आइडिया है नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर सही में हो रही है तो सारा इंटरनेट तो इसको जरूर देखने वाला है, क्योंकि जेक पॉल भी अलग अलग जाके बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ है ना शेयर कर चुके हैं स्क्रीन, काम कर चुके हैं। लोगन पॉल का तो फिर आपको पता ही है WWE से भी काफी वो पॉपुलर हुए हैं, वैसे भी सोशल मीडिया से वो काफी पॉपुलर थे। तो इन भैयों की फाइट अब देखने में है लोग इंटरेस्टेड, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता हो रही है क्या सही में। ड्रू मैकिंटायर नहीं रुकने वाला भाई, जब भी रोमन रेंज के बारे में बातें करनी हो तो ये तो बोलता ही रहेगा। ड्रू मैकिंटायर ये कह रहे हैं कि मेरा तो सबसे बड़ा गोल ही इस समय ये है कि रोमन रेंज को मैं पावर में पहुंचने से रोकूं, मैं नहीं जीतने दूंगा उसको बिल्कुल भी चैंपियनशिप। उसे क्या लगता है कि वो रेसलमेनिया के बाद छुट्टियों पर जाएगा, वापस आएगा, जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा, फिर वो चैंपियनशिप जीतेगा? मैं ऐसा उसे बिल्कुल भी नहीं करने देने वाला। यूजुअली हम ऐसी चीजें सुनते हैं तब जब बंदा उस सुपरस्टार के साथ एक्चुअल में स्टोरी लाइन, ऑनगोइंग स्टोरी लाइन में फ्यूड में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे तो अभी ऐसा है नहीं। रॉयल रंबल में भी वो ड्रू मैकिंटायर जो है रोमन रेंज के नेम को घसीट रहे हैं, तो पता नहीं भाई, मैं कह रहा हूं ना कुछ तो यहाँ पे है ऐसी चीज जो कि शायद WWE पका रही है आगे के लिए ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज के लिए। और ये तो ड्रू मैकिंटायर का इंटरव्यू था। रोमन रेंज भी अपने 2K25 के गेम को प्रमोट करते हुए बहुत सारी बातें बोलते हैं। डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली के बारे में उन्होंने कुछ बोला। सबसे पहले तो वो ना न्यू डे को अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंटरव्यू में क्या उन्होंने बोला सब बता दो, क्योंकि काफी फन चीजें पता चल जाती है जब बंदा काफ़ी कम दिखे और थोड़ा प्रीमियम किस्म का आदमी बन जाए और प्रीमियम लाइव इवेंट पे ही आए। तो उन्होंने बोला कि न्यू डे बहुत बढ़िया काम कर रही है, वो खुश है बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन को देखे कि फाइनली उन्होंने सही डिसीजन लिया, सही चॉइस ली और ओनरशिप ली है चीज़ों की। एक सोलो सिकोवा की नाचने वाली वीडियो, उस वीडियो की मैं बात करता हूँ ना, ये वही वीडियो है सोलो सिकोवा की जहाँ पे वैसे ऐसा करके नाच रहे किचन में पकाते हुए। तो उनसे पूछा ये क्या बोलोगे तुम इस पर? तो वो कहते हैं यार देखो हमें ऐसे ही है, हालात कुछ भी, हम चीज़ों को एंजॉय करते हैं। हाँ मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट ज़रूर, मुझे
खुलने में टाइम लगता है, बट फिर जब उनसे पूछा ना कि सबसे फनीएस्ट बंदा कौन है, तो जैसा बार बार हमको पता ही चलता है, रोमन रेंस ने भी सेम ही बोला, कहते हैं जिमी ऊसो भाई वो ग्रेटेस्ट एंटरटेनर है, वो हमारी फैमिली हमारे ग्रुप में होता है ना तो मज़ा बांध देता है, ऐसा रोमन रेंस ने बोला। फिर सैमी ज़ेन कैसे ब्लड लाइन में आया, इसके बारे में भी रोमन रेंस ने कॉमेंट किया, और ये भाई मुझे पता नहीं था, आपको पता था क्या, या कभी ऐसा आया भी सामने? रोमन रेंस ने बोला उसका तो सारा क्रेडिट मैं लूंगा, क्योंकि रोमन रेंस ने बोला कि मैं ही वो बंदा था जिसने ये सोचा कि अगर सैमी ज़ेन हमारे ग्रुप में आता है तो कंसिडरिंग उसका जैसा कैरेक्टर था उस टाइम पे, वो मेरे कैरेक्टर की भी लेयर्स को खोल सकता है, हमें तो फायदा होगा और उससे भी फायदा होगा। तो देखो भैया, उसने हमारी मदद की, हमने उसकी मदद की, तो सब कुछ ब्लड लाइन की स्टोरी में बढ़िया रहा। ड्रू मैकिंटायर के बारे में रोमन रेंस ने बोला, क्या वो कहते हैं कि उसको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई देखो मैंने उसको कितना ज़्यादा है ना, क्योंकि आपको पता ही है इस फ्यूड की वजह से ड्रू मैकिंटायर को भी फायदा हुआ था। कहते हैं जो भी मेरे आसपास घूमेगा हर बंदे को फायदा होगा। और फाइनली वो जॉन मॉक्सली की भी बात करते हैं। जॉन मॉक्सली के बारे में उनसे सिर्फ ये पूछा कोई स्टोरी बताओ यार बढ़िया ऐसी जॉन मॉक्सली के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि ये बंदा ऐसा है जॉन मॉक्सली, जब हम साथ में होते थे, इवन जब हम एंट्री भी मारने वाले होते थे, शील्ड के अल्फाबेट चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता था कि जॉन डीन एम्ब्रोस आने भी वाला है, फिर नहीं हम साथ हम रोमन एक दूसरे को हम देख रहे हैं कि यार ये डीन एम्ब्रोस कहाँ है? अचानक से फिर वो निकल के आ जाता था। वो कहते हैं कि तुम उसको ट्रैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। कहता है यार अब तो उसके बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई है, तो होपफुली अब वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो गया। इवन एयरपोर्ट पे भी हम सब जा रहे होते हैं, हम देखते हैं यार ये डीन एम्ब्रोस का है, पता चला वो अपना जो है खाने पीने का सामान लेके आ रहा है। तो ये एक स्टोरी उन्होंने शेयर करी और साथ में बोला कि अभी तो उनकी कुछ ज़्यादा बातें होती नहीं है जॉन मॉक्सली से, बहुत टाइम हो गया कि उनसे बात हुई है। पता नहीं यार, ऑन स्क्रीन तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इन तीनों को ही साथ में देखते हुए। बाकी मैंने तो बोला ही है कि भैया एक ना एक दिन तो वो आने ही वाला है। कौन सा दिन, वो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख जाएगी, उसको जाके देखना। बाकी चैनल पर आज रात वाली वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनको रेसलिंग में, WWE में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।